हैदर अली एक अरसे से सरतान के मर्ज में मुब्तला था। हर साल इसकी पीठ पर सरतान का जहरीला फोड़ा निकलता था। निश्तर जनी के जरिए इस फोड़े को फासिद मादा निकाल दिया जाता था। हैदर अली घोड़े पर सवार हो जाता था। किसी को मालूम भी नहीं हो सका कि वो किस अजियत में मुब्तला है। नवंबर 1782 को फिर ऐसा ही फोड़ा निकला। मुसलमान और फ्रांसीसी मुआलजों ने इस मरतबा साफ कह दिया कि अब इस फोड़े का जहर जिस्म सरायत कर चुका है। सुल्तान का बचना अब मुहाल है। इस वक्त इसकी उम्र इसके कारनामों के सामने बहुत कम यानी 60 साल थी। इसका कमरा इसके उमरा और तबीबों से भरा हुआ था। सबका इसरार था कि इस नाजुक वक्त में टीपू को मुहाज़े जंग से वापस बुला लिया जाए। हैदर अली इनकी बात मानने को तैयार नहीं था। वो अंग्रेज़ों से जिहाद में मसरूफ़ है। मैं इसे कैसे वापस बुला लूँ? महज एक नज़र देखने के लिए इसे वापस बुला लूँ? नहीं, हरगिज़ नहीं। बस तुम इतना करना कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम लोग इसी तरह टीपू के वफादार रहना जिस वफादारी से मेरी खिदमत अंजाम दी हैं। इसकी हालत रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही थी। उम्रा का इसरार भी बढ़ता जा रहा था। बिलाखिर इसकी शफकत पिदरी ने शोर मचाया और वो ख़त लिखने पर मजबूर हुआ। जाने पिदर, अगर तुम्हें इस इलाके से ज़रा भी फुर्सत मिल गई हो जहाँ तुम हो और मेरी आंखें अपने दीदार से मुनव्वर करने के लिए चले आओ। अगर मुमकिन नहीं तो मुझे लिखो। मैं तुम्हारी मदद के लिए मज़ीद फ़ौज भेजने को तैयार हूँ। मैंने तुम्हें अपनी सल्तनत का मुख्तार बनाया है, लिहाजा ज़रा भी तगाफुल न बरतना। टीपू उन दिनों मालाबार की तरफ गया हुआ था और इस वक्त पालाघाट में अंग्रेज़ों के खिलाफ नंबर 2 आजमा था। पालाघाट अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था। टीपू इन पर दबाव बढ़ाता रहा, यहाँ तक कि अंग्रेज़ पीछे हटने पर मजबूर हो गए और पसपा होते होते दरियाए यूनानी के किनारे तक पहुँच गए। इसी मुकाम पर जबकि वो अंग्रेज़ों से बड़े हमले की तैयारी कर रहा था, इसे हैदर अली का ख़त मिला। इस ख़त को पढ़कर वो सोचने पर मजबूर था कि आज तक इसके बाप ने इसे किसी महाज जंग से वापस नहीं बुलाया। अब ऐसी क्या बात हो गई? ये जुमले भी इसके दिल में खटक पैदा कर रहे थे। हम तुम्हें अमूर सल्तनत का मुख्तार बनाते हैं। कहीं वसीयत तो नहीं? कहीं इसके बाद इसके सोचने के लिए कुछ और नहीं रह गया था। इसने तकरीबन जीती मुहिम अधूरी छोड़ी और अपना लश्कर लेकर मैसूर की तरफ रवाना हो गया। हैदर अली की सेहत बराबर गिरती जा रही थी और 17 दिसंबर 1782 को इसका इंतकाल हो गया। मौरिखीन के बयान के मुताबिक वो त्रैन पट में चंडोड़ के करीब खैमाजन था। मरने से पहले हैदर अली ने खजाने का मुंह खोल दिया और अपनी सिपाह और फौजी अफसरान को एक एक माह की इजाफी तनख्वाह का तोहफा दिया। मौत से 2 दिन पहले अपने तीमारदारों को हुक्म दिया, मेरे लिए गुस्ल का पानी गर्म किया जाए। हुक्मा हाथ बांधे सामने आए, हुजूर, गुस्ल आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। अब मेरी रवानगी का वक्त आ गया है, मुझे कौन रोक सकता है? तीमारदारों को बाहर निकाल दिया, गुस्ल किया और खुशबू वगैरह लगाई। हुफाज़े कराम को हुक्म हुआ कि वो मुसलसल तिलावत करते रहे। इस दौरान तकलीफ में करार बाकी इजाफा हो चुका था। हैदर अली बर्दाश्त करते रहे। होंठों को मुसलसल जुम्बश थी। कान लगाकर सुनने वालों ने सुना कि वो अपने रब से मगफरत तलब कर रहे थे। वक्फे वक्फे से इनकी जुबान पर टीपू का नाम भी आ जाता, जो अब तक नहीं आया था। जैसे हैदर अली का इंतकाल हुआ, इसके आला ओहदेदारों ने फैसला किया कि हैदर की वफात को मख्फी रखा जाए, कहीं ऐसा न हो कि टीपू के आने से कबल कोई बगावत रूनमा हो जाए। हैदर की लाश को एक पालकी में रखा गया ताकि जाहिर हो कि हैदर अली इसमें मौजूद है और सफ़र कर रहा है। इसकी फौज इसके साथ थी। लाश कुछ अरसे के लिए कोलार में फ़तेह मोहम्मद के मकबरे में रखी गई। फिर बाद में इसे सुरंगापट्टम मुंतकिल करके उस आलीशान मकबरे में दफन किया गया जो टीपू ने बनवाया था। हर किस्म की एहतियात के बावजूद हैदर की मौत की खबर सुरंगापट्टम पहुंच गई। बाद शरपसंदों ने इस खबर से फ़ायदा उठाने की कोशिश की। उनमें हैदर अली का चचाजाद भाई पेश पेश था। इसके तहत 4000 सवार थे। इसने बख्शी शमसुद्दीन से साजबाज की। कई दूसरे उमरा भी शामिल हो गए। इन सब ने मिलकर मंसूबा बनाया कि टीपू के छोटे भाई अब्दुल करीम को तख्त पर बिठा दिया जाए। वो कम अक्ल है, इसकी आड़ में हुकूमत की बागडोर खुद इनके हाथों में रहेगी। लेकिन इस साजिश का इंकिशाफ हो गया। एक फ्रांसीसी अफसर जो साजिश में शरीक था, जब बख्शी के वादे पर साजिश का सारा राज अफशा कर दिया। मुहम्मद अमीन और शमसुद्दीन को भी इकबाल जुर्म करना पड़ा। इन हथकड़ियाँ पहना दी गई। फ्रांसीसी अफसर को भी गिरफ्तार कर लिया गया कि वो मद्रास से ख़त किताबत न कर सके। इसी तरह चंद और फितना परदाजों ने सर उठाने की कोशिश की, लेकिन सबको टीपू की फौज ने दबा दिया। वो टीपू की वफादार थी और इसे हुक्मरानी का अहल समझती थी, इसलिए ये साजिशें दम तोड़ गई। टीपू को अपने बाप का ख़त 11 दिसंबर सन 1782 को मिल गया था और वो अगले दिन सुरंगापट्टम के लिए रवाना हो गया था। लेकिन इसकी फ़ौज ने सफ़र में ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखाई, क्योंकि मालूम था कि फ़ौज के बड़े बड़े ओहदादार टीपू के वफादार हैं
کسی بغاوت کا کوئی اندیشہ نہیں۔ 28 دسمبر کو وہ اس کیمپ میں پہنچ گیا جو مرکزی فوج سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر اس کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ اس نے حکم دیا تھا کہ اس کے خیر مقدم کے لیے تجھ کو احتشام کا اہتمام نہ کیا جائے۔ وہ نہایت سادہ انداز میں کیمپ میں داخل ہوا اور قالین پر بیٹھ گیا اور خاص عہدیداروں کو شرف باریابی بخشا اور ان سے سرنگا پٹم کے حالات پر بات چیت کرتا رہا تاکہ فیصلہ کر سکے کہ اسے شہر میں داخل ہونا ہے یا انتظار کرنا ہے۔ جب وہ سرنگا پٹم کے حالات سے مطمئن ہو گیا اور کسی قسم کی فوج کشی کی ضرورت محسوس نہیں کی تو اگلے دن سرنگا پٹم میں داخل ہوا جہاں تخت شاہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ نواب ٹیپو سلطان بہادر کا لقب اختیار کر کے باب کے تخت پر بیٹھا۔ ٹیپو کو ایک وسیع سلطنت وراثت میں ملی ہی۔ اس کے علاوہ سرنگا پٹم کا خزانہ بھی ملا جس میں 3 کروڑ روپے اور لاتعداد جواہرات تھے۔ مزید برآں حیدر علی نے 88,000 نفوس پر مشتمل ایک بڑی فوج چھوڑی۔ محافظ فوجیں اور صوبہ داری فوجیں اس کے علاوہ تھی۔ اس زمانے میں قطعی طور پر یہ ہندوستان میں بہترین فوجی طاقت تھی۔ سب سے اہم بات یہ کہ حیدر علی نے ٹیپو جیسا لائق فرزند چھوڑا جس نے حیدر علی کے مشن کو پورا کرنے کی قسم کھائی۔ حیدر علی کی موت کی خبر انگریزوں نے بڑی خوشی سے سنی لیکن وہ اس سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ سلطنت میسور کی تخت نشینی بہت پرامن طریقے سے ہوئی۔ نہ تو ٹیپو اور کریم میں تخت کے لیے کوئی جھگڑا ہوا اور نہ فوج کے سرداروں نے بغاوت کی جس کی انگریزوں کو توقع تھی۔ حیدر علی کو ٹیپو جیسا وارث بھی مل گیا جس نے تخت پر قدم رکھتے جنگی معاملات کی طرف توجہ مرکوز کر دی۔ اسے خبر ملی کہ انگریزی فوج جنرل اسٹروٹ کی قیادت میں بنڈی واش کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وہ سرنگا پٹم سے نکلا اور لامتناہی جنگوں کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ معزز سامعین و ناظرین، اس تاریخی داستان کی تیاری کے لیے ان ماخذات سے مدد لی گئی: حیدر علی، نریندر کرشن سنہا، حیدر علی، مسعود مفتی، تاریخ اسلام، اکبر شاہ خان، کیمبرج ہسٹری آف انڈیا، جلد 7، WH ہٹن، کمپنی کی حکومت، باری الیگ۔ معزز سامعین و ناظرین، سلطان ٹیپو کے والد محترم حیدر علی کی یہ داستان آپ کو کیسی لگی؟ اپنی آراء کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ داستان سننے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔